नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मुंबई से एक और बारिश भरा दिन, जबकि अच्छी खासी बारिश मुंबई में आज होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो जो दर्शक मुंबई से सुन रहे हैं, अपना ध्यान रखें, अच्छी खासी बारिश में अपने आप को बचा के रखें। भारतीय बाजारों में एक सरप्राइज मूव कह लीजिए, जहां पर पूरे वीकेंड में बातचीत होती रही कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कमजोर है, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर कमजोर है, रिलायंस के नंबर कमजोर है, बाजार शायद टूट जाएगा। जबकि हुआ उलट, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने बाजार को संभाल लिया और रिलायंस थोड़ा बहुत आज नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन टोटल मार्केट्स में आज खरीदारी है और लोअर लेवल से एक बढ़िया कमबैक है। करीब करीब 287 300 अंक ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी करीब 75 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1300 शेयर तेजी में कामकाज करते हुए और 1200 शेयरों में बिकवाली सोफार देखने को मिल रही है। और एक अच्छी तेजी मार्केट के अंदर बनी हुई है, खासतौर से बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विस 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, बैंकिंग शेयर 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। आईटी में बिकवाली है, 0.5% नीचे आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ। एफएमसीजी करीब 1.25% नीचे कामकाज कर रहा है। आज की लिस्टिंग एंथम बायो 160 रुपए की तेजी के साथ कामकाज करते हुए, और कुछ ही देर पहले आज मॉनसून सेशन शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने ये बात मेंशन करी कि ये इकोनॉमी के लिए और गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स के लिए भी बेटर साइड पर देखा जाएगा। चलिए, इन सब पे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पंकज सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। पंकज सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। पंकज सर, क्या हालचाल? पहले तो क्या पुणे में भी बारिश हो रही है उतनी जितनी मुंबई में हो रही है? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं है पिछले 4-5 दिनों से पुणे में। मतलब माहौल खुशनुमा है, बारिश तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, माहौल तो वहां पर हमेशा ही खुशनुमा रहता है। 12 महीने ही खुशनुमा माहौल रहने वाली जगह है पुणे वैसे तो। खैर, पंकज सर, मार्केट कैसा देख रहे हो? माहौल यहाँ भी आज तो खुशनुमा है। रिलायंस के नंबर भले ही थोड़े से वीक दिख रहे हैं, लेकिन बाकी बाजार सही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को? जी सुमित जी, लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिला है। और मैं फ्यूचर की अगर बात करूं तो 24,920.60 का एक प्रिसाइज लो यहाँ पे दिया, और वहां से बाजार ने खींचा। जब हमारी लास्ट वीक भी बात हो रही थी तो काफी कॉन्फिडेंट था कि 24,900 की लेवल्स के ऊपर एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। और उसके ठीक 20 पॉइंट ऊपर के आसपास का एक बेस बनाकर निफ्टी ऊपर कामकाज करते हुए दिख रहा है। बट ऑब्वियस है कि जिस जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया है, जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट किया है, तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत यूफोरिया जरूर देखने मिला है। हालांकि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एशियन पेंट्स के जो शेयर सेल हो चुके थे उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने मिला था। बट ओवरऑल थोड़ा सा रिलायंस ने डिसअपॉइंट किया है मार्केट को आज, इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो। और रिलेटिवली मैं पहले से बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन के साथ में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बार्गेनिंग पावर जो अभी भी बैंक निफ्टी के साथ में है, 57,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे मंदी के टाइम जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। लोअर लेवल के ऊपर जब भी मार्केट आएगा, खरीदारी की सलाह रहेगी वहां पे, और सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी। अच्छा पंकज सर, क्योंकि आपने बैंक्स की बात की है और बैंक्स आज स्ट्रेंथ में है भी, दोनों प्राइवेट मेगा बैंक्स जो है वो स्ट्रेंथ में है। सो क्या किया जाए बैंक निफ्टी में? सर बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल तेजी की ही सलाह रहेगी। जिस हिसाब से मतलब प्राइवेट बैंकिंग, पीएसयूज, सारे बैंक्स के अंदर एक अच्छा खासा बैंक इंटरेस्ट जनरेट होते हुए हम लोग विटनेस किए हैं। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो अभी वो 200 डेमा के ऊपर चल रहा है। 15 मिनट 13 मिनट्स की अगर चार्ट पे अगर देखते हैं तो अगर इस तरीके का अगर कहीं मार्केट का सेटअप दिखता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे 300 350 पॉइंट की और भी तेजी इंट्राडे के अंदर अगर विटनेस होती है तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से अगर कहीं पे भी डाउन टिक आता है 56,900 56,850 की रेंज में जब भी आएगा, तो वहां से खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर द इंट्राडे टारगेट ऑफ 57,200 और 57,350 का। तो 57,350। 57,350 का, 57,350 का। 57,350 का। तो 57,350 का, 57,350 का। 57,350 का। तो 57,350 का। 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 57
तक के जोन्स भी बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सो लॉन्ग साइड पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशन रखिए और बायस बैंक निफ्टी की साइड ज्यादा रखिएगा, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ पंकज सर देख रहे हैं। आगे जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से सपोर्ट आ रहा है, किस तरह से मार्केट्स आज कामकाज कर रहे हैं। इटर्नल जोमैटो आज तेजी में है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक आज तेजी में है। एचडीएफसी लाइफ आज खरीदारी में कामकाज कर रहा है। गिरने वालों में निफ्टी लूजर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम है, इंडसइंड बैंक का नाम है, विप्रो और एचसीएल का नाम है, जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप गेनर में नाल्को, जहां पर अच्छी खरीदारी है, बीएससी में अच्छी खरीदारी है, एलएनटी फाइनेंस और परसिस्टेंट अच्छी खरीदारी में कामकाज कर रहा है। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में एयू बैंक, बंधन बैंक, यूनियन बैंक, माजगांव डॉक, जहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पे आमा राजा एनर्जी में एक अच्छी खरीदारी है। इरकॉन में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी खरीदारी में, हिंदुस्तान कॉपर खरीदारी में कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों में न्यूजन सॉफ्ट 16% ये रोड हो गया 3-4 दिनों में। इसके अलावा नुवामा, अतुल, जीएसपीएल, कुछ ऐसे नाम जो कि आज दबाव में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पंकज सर, एक बार इंडसइंड बैंक को देखना, एक तरफ सारे बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। वीकनेस अभी प्रिवेल करेगी क्या इसमें? सर देखिए, लोअर लेवल से ये थोड़ा बहुत गेन होते हुए दिखा है, लेकिन ये स्टॉक उसके रिजल्ट्स के बाद में अच्छा खासा चलते हुए हम लोगों ने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में। अभी कंसोलिडेशन की फेज में है, आइदर और वाली सिचुएशन है। अगर ये आज का दिन का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे लगता है कि ये 830 के नीचे और वीकनेस परसिस्ट हो सकती है। जिस हिसाब से अभी आरएसआई भी प्लेस्ड है, वो भी एक निगेटिव डाइवर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। रिस्क अगर कोई लेना चाहता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग का सौदा लेना चाहिए। 845 846 की रेंज में इसमें बेचने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 855 रुपए तक का देखने मिल सकता है, लेकिन 830 के नीचे एक कन्विंस्ड सेलिंग यहाँ पे दिख रही है। 810 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आजकल में विटनेस होना चाहिए सर। 810 तक के टारगेट हो सकते हैं, थोड़ा रिस्की बेट है। 830 के नीचे सेलिंग और प्रिवेल कर सकती है, बढ़ सकती है। सो उसको आप ध्यान रखकर उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी पंकज सर से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ money9query@tv9.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आप अगर मेंबर है तो मेंबरशिप के जरिए भी, 3 मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर है, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल आया है मनोज कुमार जी का। इन्होंने कोलगेट के शेयर ले रखे हैं और आईएफबी इंडस्ट्रीज के भी, मतलब सॉरी, कोलगेट और आईएफबी इंडस्ट्री के इस लेवल पर शेयर खरीदने की इच्छा रखते हैं। क्या खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? सर देखिए, कोलगेट के अंदर एक पूरे एफएमसीजी स्पेस के अंदर अभी अभी पिछले 11-12 क्वार्टर के बाद में एक थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पे विटनेस हुई है। संभालने की सलाह रहेगी यहाँ पे। जिस हिसाब से आज इंट्राडे की मूव है, ये थोड़ी बहुत कन्विंसिंग लग रही है, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ी उछाल नहीं है। अगर आपने इसको लेके रखा हुआ है तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। कंडीशनल बाय करने की सलाह रहेगी। ये 2450 के ऊपर ये काउंटर स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 2450 अगर एक बार क्रॉस करता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, तो 2600 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल स्पेस जो है वो थोड़ा सा पेन में है, लेकिन अभी अभी लास्ट वीक से इस स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग जनरेट होते हुए नजर आएंगे। तो आपके लिए राय ही कोलगेट के संदर्भ में, आप इसके हिसाब से देख सकते हो। और साथ साथ उनका दूसरा सवाल था आईएफबी इंडस्ट्रीज पे, लो डिस्कस्ड लो वॉल्यूम स्टॉक, क्या किया जाए इसमें? सर आप आईआरबी बोल रहे हो? आईएफबी, ओके। पंकज जी, आईएफबी जी, इंडस्ट्रीज। वॉल्यूम्स तो अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है, पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन वॉल्यूम्स के कंसर्न्स तो है। काफी मेजर ब्रेकडाउन इसके अंदर देखने मिला है। आरएसआई के अंदर कहीं पे भी पॉजिटिव डाइवर्जन नहीं है। राइट फ्रॉम द, अगर मैं बात करूं तो 1670 की रेंज से ये कंटिन्यूअस टूट आया है। आरएसआई कहीं पे भी सपोर्टिव नहीं है। वॉल्यूम्स आज अच्छे खासे है, लेकिन वो गिरावट में है। मुझे लगता है कि ये 1360 1300 की रेंज तक ये एक बार आ सकता है। जिस तरीके का
एक डोमिनेंट कैंडल सेलिंग में बनाया है। 200 डेमा के नीचे ये आते हुए नजर आया है। मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इसको देख रहे हैं तो आप इसमें से एग्जिट होने की सलाह रहेगी सर। तो ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें से तो एग्जिट करिए, लो वॉल्यूम स्टॉक है वैसे भी। लेकिन कोलगेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आप उसको देख सकते हो, बट कंडीशनली वहां पर भी एक राय आपको दी गई है। अ, असगर अंसारी साहब का एक सवाल आया है। पहले तो हमारे दर्शक हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, रेगुलर दर्शक हैं। उन्होंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं 1455 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि के लिए 30 शेयर उन्होंने ले रखे हैं, और अब 1430 का भाव आ गया है। क्या इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए? और मतलब दूसरा सवाल पंकज सर मेरी तरफ से है कि क्या रिलायंस जैसे शेयर में 25-25 रुपए नीचे एवरेज करना लॉजिक है या नहीं फॉर लॉन्ग टर्म? हाँ जी, 25 रुपए तो काफी, मतलब हम लोग अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो 1.5 पौने 2% के आसपास की बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ये डेफिनेटली 3% के आसपास के कोई भी गिरावट रिलायंस के अंदर देखने मिलती है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आज जैसे कि 3% टूटा है यहाँ पे तो डेफिनेटली इसको खरीदने की सलाह रहेगी। रिलायंस एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, पर्टिकुलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, कोई भी गिरावट में ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको घाटा होने का चांसेस काफी कम लगता है यहाँ पे। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर रैंडम प्राइस के ऊपर जब आप खरीदते हैं तो एक थ्रेट वहां पे हमेशा बना रहता है, तो थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेडिंग करने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1410 और 1380 की एक रेंज है यहाँ पे, जिसके अंदर अच्छी खासी बाइंग हम लोग विटनेस होते हुए देख सकते हैं। डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स इसके अंदर 1750 से लेके 1800 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं सर। 1750-1800 रहेंगे, लेकिन ये बात सही है कि आप रिलायंस जैसे शेयर में 1-1.5% नीचे एवरेज मत करें। 3% 4% कहीं ड्रॉप करें तब आप एवरेज करें, वो ज्यादा बेटर है। बड़ा हाथी हैवी शेयर है, सो आप थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे एवरेज करें, वो ज्यादा बेटर है, बट आप होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बाला गौतम जी का एक सवाल आया है जागरण प्रकाशन पर। इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 78 रुपए के दाम पर। सो यहां पर भी इनका सवाल यही है कि क्या इसके अंदर बने रहें या इससे निकलकर किसी और शेयर में स्विच कर जाए? सर डेफिनेटली अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो तो मेरी सलाह भी वही रहेगी कि कोई अच्छे काउंटर के अंदर आप आपका इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ये वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं तो बेहद कमजोर वॉल्यूम्स में इसके अंदर ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। इक्का दुक्का दिन है पिछले 6 महीनों में कि जहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल्स यहाँ पे देखने मिली है यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिट की सलाह रहे कि आप अगर आप इसको संभालना चाह रहे हैं और कोई रिस्क का पॉइंट अगर आप देखते हैं तो 240 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। और मेरे ख्याल से अगर आप कोई दूसरे स्टॉक्स में या दूसरे सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंडियन होटल्स के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हम लोग विटनेस करके चल सकते हैं। हम्म तो इंडियन होटल एक अच्छा नाम हो सकता है, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है। जागरण से आप निकलने की वैसे ही सोच रहे हैं, पंकज जी भी यही राय दे रहे हैं कि आप यहां से निकल सकते हैं, किसी और अच्छे विकल्प के अंदर वहां पर एंटर कर सकते हैं। एक सवाल आया है न्यूजन सॉफ्टवेयर को लेकर, दीपक गुप्ता जी का सवाल है। ये 2 साल का नजरिया लेके इन्होंने खरीदारी तो की थी इसमें 1160 के दाम पर, लेकिन नंबर इतने खराब आ गए कि स्टीप फॉल ले रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? एग्जैक्टली सर, पिछले 3 दिन से अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली एक स्टीप फॉल ही देखने मिला है यहाँ पे। अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं तो 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें और भी मंदी जो है वो ज्यादा गहरा सकती है। और ऑनेस्टली कहें यहाँ पे तो 910 912 की जो रेंज है यहाँ पे, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन जिस तरीके से जिस पेन के साथ में ये स्टॉक को टूटते हुए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके रिसेंट लोज की तरफ भी ये स्टॉक आगे चल सकता है। इसका जो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा वो 760 के आसपास का इसका बेस्ट बाइंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह रहेगी सर यहाँ से। स्ट्रिक्टली एग्जिट करें, और 760 के आसपास बेस्ट बाय जोन इसमें दिख रहा है टेक्निकली। अभी तो नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद बिकवाली है, सो आप उसको ध्यान रखिएगा। डी लिंक, इस पर पार्थ पटेल साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। 698 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और डी लिंक जैसा शेयर सर बहुत समय बाद वापस कहीं इन लाइट आया है, बहुत समय से आउट ऑफ साइट पड़ा हुआ है। क्या किया जाए इसमें?
सर देखिए, एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक वी शेप रिकवरी जरूर यहाँ पे विटनेस हुई है, लेकिन आफ्टर रेगुलर रिट्रेसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी पेनफुल रिट्रेसमेंट इसके अंदर देखने मिलता है। यहाँ पे ये डीलिंग से अगर 350 की इसकी जो लेवल थी वो वहां से एक बार उठा है ऊपरी लेवल पे 450 रुपए की रेंज में, और वहां से अगर वो गिरा है तो दोबारा 360 की रेंज में ये आते हुए नजर आया है। अभी 512 के करीब करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिसेंट हाई जो है 590 से 512 तक, ये रिट्रेसमेंट की वैल्यू जो है ये काफी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करते हैं तो 15 से 20% के आसपास यहाँ पे आती है। काफी ढांढस वाला काम होगा इसको संभालना। अभी अभी ये जरूर लाइमलाइट में आया है, लेकिन इनका रेट आने में काफी समय लग सकता है। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ से थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस जो है वो 480 का जरूर मेंटेन करें। हो सकता है कि यहाँ से आगे दोबारा 620 630 तक की लेवल्स देखने मिले तो कहीं ना कहीं वो एवरेज आउट हो जाएगा और वहां से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हम्म एक सवाल इंटरेस्टिंग है पंकज सर, ये इस पे आपका व्यू मुझे जरूर भी चाहिए। दिलीप देशमुख साहब ये हमारे मेंबर हैं और इन्होंने ये सवाल पूछा है कि बाजार में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, पहला, और क्या ये बुरी चीज है अगर ये डिसिप्लिन है बाजार में तो। सर देखिए, ये बेसिकली ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। आम जीवन हो या ट्रेडिंग की लाइफ हो या इन्वेस्टिंग की लाइफ हो, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए नहीं, स्टॉक चुनने के लिए लेकर भी डिसिप्लिन क्या होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से अगर स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं कि टेक्निकल फंडामेंटल्स में उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के ही काम करना होता है, और बिना स्टॉप लॉस के काम करना ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, मतलब छील देगा अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो। तो ये बात सही है, स्टॉक मार्केट का जो ब्रूटल रूप है वो आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो ऐसे भी शेयर होते हैं जो 100 रुपए से 90% टूटकर 10 रुपए आते हैं, और फिर 10 रुपए से भी 90% टूटकर 1 रुपए आते हैं। सो वो भाव भी देखे गए हैं। तो ऐसा अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, वो जरूरी है। ये शेयर बाजार है या और लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो गलत है। डिसिप्लिन होना ही जरूरी है, ना होना तो मतलब ही नहीं बनता उसका। आगे बढ़ते हैं। और टीसीएस नितिन गुप्ता साहब ने खरीद रखा है 3160 रुपए के दाम पर, और नई खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं। क्या ये दाम सही है खरीदारी के लिए? एक दूसरा, करना क्या चाहिए इन्हें टीसीएस जैसे शेयर में जो कि चला ही नहीं पिछले 2 साल से, 1 साल से। सर मैं थोड़ा सा इसका जवाब देने में थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए हम लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं या जो भी इन्वेस्टिंग करते हैं आईटी के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट दो फैक्टर्स को देखना जरूरी है कि हम लोग डॉलर इंडेक्स को देखते हैं या डॉलर की जो कमाई इन लोगों को होती है वो देखना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, कोई प्रोडक्ट बेस अगर कोई चीज करती है कोई कंपनी, तो इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या फिर मिड कैप आईटी से हो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं करता है। जो भी काम होता है यहाँ पे ये जो इनके सर्विसिंग के ज्यादा काम होते हैं, तो उसके चलते ये ये ध्यान में रखना चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी के जिस तरीके के रिजल्ट्स अभी इन लोगों ने पेश किए और उसके बाद में की जो कमेंट्री इन्होंने दी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं हमेशा से ये चाहता था कि 3050 3060 रुपए तक की रेंज में इसमें दोबारा बाइंग की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी को समय जो है वो फिलहाल ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये टाटा कंसल्टेंसी अगर 2700 2800 की भी अगर रेंज में आता है तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। फंडामेंटली ओवरऑल इंडस्ट्री काफी पेन में है और आने वाले सत्रों में ये इंडस्ट्री पेन में ही रहने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेक्टरल रोटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटी से निकलकर जो अभी थेमेटिक जो स्टॉक्स चल रहे हैं, थेमेटिक जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा अगर आपका नजरिया रखें वहां पे और वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट रखें तो आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ बढ़ोतरी देखने मिल सकती है सर। तो आप आईटी से निकलकर किसी और सेक्टर में चले जाएं, जो कि पंकज सर मान रहे हैं कि आप वहां जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर पंकज सर मान लिए फिर भी किसी को नहीं जाना, तो टीसीएस के लिए क्या पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस लेके चले या कहाँ पे खरीदारी करें?
सर देखिए, अगर आप स्टैगर्ड वे से इसके अंदर खरीदारी करते हैं तो आ, हर 150 रुपए के डीप के आप वहां पे आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी काफी कम होनी चाहिए। ओवरऑल जो जिस तरीके से ये मार्केट गिरता है या जिस तरीके से ये स्टॉक्स गिरते हैं, तो गिरते समय तो कभी ध्यान नहीं आता है कि कभी 1% गिर गया, कभी ½ % गिर गया, लेकिन इसका गिरने का जो कंटिन्यूटी है वो काफी दिनों से निगेटिव बायस के साथ में ये स्टॉक टूटता है। तो कभी ऐसा महसूस नहीं होगा आपको कि बहुत ज्यादा टूट गया वो एक ही दिन में, लेकिन आप जब 15-20 दिन का एक्यूमुलेटेड अगर इसका प्राइस देखते हैं तो ये काफी अच्छी खासी पेन दिखा देता है वहां पे। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर भी वही फॉर्मूला अपना है कि 3% का जब भी ये ड्रैग हो वहां पे, तो छोटे क्वांटिटी के अंदर स्टैगर्ड वे में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके। तो टीसीएस को लेकर, आईटी को लेकर आपने राय सुनी पंकज सर की, आप इसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए, अब कुछ और मेंबर्स के सवालों में एक सवाल आया हुआ है हेमंत डुगर साहब का। ये पूछ रहे हैं कि स्टार सीमेंट में क्या करना चाहिए। इनके पास 500 शेयर हैं 227 रुपए के दाम पर। अभी यहाँ क्या करें? जी सर, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि अगर मैं इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम्स के कंसर्न तो इसके अंदर भी देखने मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके के सीमेंट स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों में, चाहे वो एसीसी हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, बड़े काउंटर्स या दालमिया भारत जैसे काउंटर हो, अच्छे खासे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटा स्टॉक है, इसके अंदर थोड़ी सी नजरें ज्यादा होती है लोगों की। वॉल्यूम्स के डेफिनेटली कंसर्न्स है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसमें वॉल्यूम्स इतने कम क्यों हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। टारगेट ऊपर में 260 रुपए, 280 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। आप इसके अंदर लंबा समय इन्वेस्टेड रह सकते हैं सर। तो आप लंबा समय इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट आपको बताया गया है, आप उसको भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। पंकज सर, कुछ और सवालों में एक सवाल आया है पीयूष पराशर साहब का। ये लक्ष्मी डेंटल के ऊपर एक राय चाह रहे हैं। 506 रुपए के दाम पे खरीदारी की है। बहुत पुराने चार्ट्स तो नहीं होंगे इसके, हाल की लिस्टिंग है, लेकिन क्या राय रखते हो आप इसमें? सर देखिए, चार्ट्स तो काफी इसके जो है जिगजैग यहाँ पे देखने मिला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और अभी अभी इसने रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। 200 डेमा लास्ट वीक में इसका क्रॉस हो चुका था कि जो 480 की जो लेवल थी, वो इसने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में पिछले 5-6 दिनों की वॉल्यूम्स इसके अंदर थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट लग रही है कंपैरेटिवली इसके जो पीछे के जो वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे। इसमें डेफिनेटली होल्ड करके चले इसको, लेकिन स्टॉप लॉस इसके ब्रेकआउट के थोड़ा नीचे रखेंगे हम लोग, 470 का। और इसको ये जो मोमेंटम अगर अभी आ रहा है इसके अंदर, तो इसको राइड करने की सलाह रहेगी। 540-580 रुपए तक के भाव इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। तो लक्ष्मी डेंटल को लेकर एक राय आपने सुनी अभी भी, और वैसे भी आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। भी हाल का आईपीओ है, नंबर्स एंड ऑल बाकी, सो उनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश जी पूछ रहे हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज में क्या करें। इनके पास 251 रुपए के दाम पे खरीदारी है। हाल में इस कंपनी में सौदा हुआ, एग्जिस्टिंग प्रमोटर निकल रहे हैं, फंड बाहर से आ रहे हैं, पीई फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, वीआईपी ने काफी अच्छी खासी ग्रोथ अभी पिछले कुछ सत्रों में दिखाई थी। और अभी ये ऊपरी स्तर से जहां पे इसका एक रिसेंट टॉप था 492 490 के आसपास का, वहां से एक स्टॉक फिसलता हुआ नजर आया है। विवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट चीज एक नजर आ रही है यहाँ पे 200 डेमा के, सॉरी 20 डेमा के, ये अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर गिरावट इसके अंदर थोड़ी बहुत और बढ़ी भी, तो 440 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ये ले सकता है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका एक रिट्रेसमेंट की वैल्यू होगी, जहां से आगे ये 530-540 रुपए तक की रेंज जरूर देखने मिल सकती है। मेरे ख्याल से इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है स्टॉक के अंदर, और शायद आपको यहाँ वही फॉरवर्ड भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में, जो अगला सवाल हमारे पास आया है उसमें रोजारी बायो, बुल्टू दत्ता साहब के पास है। करीब करीब 737 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए इसमें? सर आपका थोड़ा सा आवाज कट गया था। रुदाली बायो, रोजारी बायो, रोजारी बायो। रोजारी बायो, ओके जी।
फिलहाल 703 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज इसके अंदर काफी बड़ा पेन यहाँ पे देखने मिला है। 5.5% के आसपास ये स्टॉक टूटा, 200 डेमा के नीचे आके ये ट्रेड कर रहा है। अब मेरे ख्याल से इसके अंदर वीकनेस और भी गहरा सकती है। यहाँ से 670 रुपए तक का जो है यहाँ पे लोअर साइड का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप इस स्टॉक को लिए हैं तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर आप इसको लंबे समय तक के लिए अगर होल्ड करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे गेंस इसके अंदर देखने मिल सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड वे में ही बाइंग होनी चाहिए। आज का पेन है, ये जरूर कुछ कह रहा है यहाँ पे 200 डेमा के नीचे। आ, इसने काफी टाइम से जो है ये ट्रेड कर रहा है, तो वीकनेस यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ सकती है सर। हम्म। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है रोजारी बायोटेक के संदर्भ में भी एक सवाल आया है कि भारत फोर्ज में मनोज सिंह साहब पूछ रहे हैं कि क्या वो नई एंट्री कर ले स्टॉक के अंदर। आपके ही इर्द गिर्द की कंपनी है, क्या किया जाए भारत फोर्ज में। जी जरूर। ये एक फ्लैग पैटर्न का थोड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे पिछले कुछ सत्रों से देखने मिला, और पूरी तरीके से ऑनर हुआ वो ब्रेकडाउन को। लेकिन अभी कुछ बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। 2210 2200 सॉरी 1200 से 1210 की एक रेंज है यहाँ पे, कि जिसके अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है वॉल्यूम के लिहाज से, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों दोनों के लिहाज से भी। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो 1380 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं। लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि ये 1500 1550 रुपए तक भी आ सकता है। 1500 1550 रुपए तक भी आने वाले समय में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो भारत फोर्ज अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस को आप साथ में लेकर चलना। हनीश संखला साहब को मिला है ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ। अब आईपीओ तो अभी गई है, सो बहुत सारे चार्ट तो नहीं होंगे इसमें, लेकिन पंकज सर अगर आप कुछ रेफरेंस निकाल पा रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें। सर मैं टेक्निकल्स ही ज्यादा फॉलो करता हूँ, और जिस हिसाब का डेटा यहाँ पे है वो मुझे लगता है कि मैं अपनी राय देने में थोड़ा सक्षम रहूंगा वहां पे। तो कोई दूसरा एनालिस्ट इसके ऊपर ज्यादा बेहतरी से बताता है। अभी 2 बजे 2:15 हमारे साथ आस्था मैम जुड़ेंगी आईपीओ को लेकर, तब उनसे जरा बात करते हैं इसके ऊपर। अजीत बैद साहब पूछ रहे हैं कि सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करें। 1060 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 500 शेयर है, और ये लगातार टूट के 800 रुपए की रेंज में आ गया है, क्या करना चाहिए इसमें। जिस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है सर, ये लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देते हुए नजर आया है। मुझे लगता हम्म। है कि ये 760 700 तक की लेवल को भी छू सकता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। अगेन इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर जब गिरावट आती है तो बड़ी गिरावट देखने मिलती है, और जब इसके अंदर तेजी आती है तो बहुत रुक रुक के चलने वाला स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एग्जिट करने की सलाह आपको रहेगी सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी। एक और सवाल आया है अमर राजा एनर्जी को लेकर, विनोद जी का सवाल है। 1245 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। आज ये मिड कैप के टॉप गेनर्स में है भी इसका नाम, क्या करा जाए इसमें। हमारा राजा एनर्जीज के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज के दिन में देखने मिला है। 1000 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमरा राजा के अंदर हम लोग विटनेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिलहाल है ना, ट्रेडिंग के लिहाज से ही देखना चाहिए। बहुत लंबे अवधि के लिए नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके एक अपर साइड की जो रेंज है वो करीब करीब 1180 1200 रुपए तक की है। वहां से ये स्टॉक है ना दोबारा रिट्रेस होते हुए नजर आता है। तो ये 1000 की जो ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव रहेगा। यहाँ से आगे 1180 रुपए तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। हम्म। तो अब बने रहने की राय आपको अमर राजा एनर्जी को लेकर दी गई है। अभी वैसे भी ये लोअर लेवल से बहुत समय शांत रहने के बाद दोबारा चलना शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप इस पर नजर रखिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद है पवन यादव, अजमेर से हैं। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल था सर, मेरे पास यादव साहब बजाज हाउसिंग के शेयर है सर, 2292 सर, और किस भाव पे। 136.47 की रेंज के सर। तो सर ये कब तक आप होगा सर। यादव साहब किस भाव पे। सर 136.47 पैसे सर। अच्छा सर, नहीं हो पा रहा।
पंकज सर, इनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं, करीब करीब 2200-2300 शेयर हैं, और 136 रुपए के एवरेज से इन्होंने शायद खरीदारी कर रखी है। सो करना क्या चाहिए? शांत शेयर है, पब्लिकली ओन्ड है, हर रोज सवाल आते ही हैं इस पर, क्या किया जाए? मैं हमेशा से इसके पक्ष में रहा हूँ, और चार्ट से ज्यादा इसकी फंडामेंटल स्टोरी मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है। काफी सुर्खियों में रहा हुआ आईपीओ भी था ये, जिस हिसाब से ये अभी प्लेस्ड है टेक्निकली 121-122 रुपए के आसपास है। अगर श्याम जी, अगर आपकी अगर कैपेसिटी हो तो यहाँ पे और एडिशन करने की सलाह रहेगी, और इसको होल्ड करें 4-5 साल। अगर आप इसको अगर इसको होल्ड करके चले तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 400-500 रुपए तक के भाव देखने मिले तो कुछ सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर है, इसको होल्ड करके ही चलना है। इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर है, आप बने रह सकते हो इसके अंदर। कहीं नीचे मिल जाए तो आप नई खरीदारी भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और बने रहने में कोई हार्म नहीं है। यह आपको एक राय पंकज जी की तरफ से आई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। पंकज सर, इसी की ही सामने आया था टाटा टेक, जरा उसको भी देखो, क्या सेम ट्रेंड वहां भी है क्या? सर, टाटा टेक में हमारी लास्ट वीक भी बात हुई थी, और ये पर्टिकुलर ये काउंटर काफी अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पे। थोड़े इसके अंदर भी वॉल्यूम्स के कंसर्न जरूर है, लेकिन इसको लंबे अवधि के लिए लिया जा सकता है। 200 डेमा के नीचे है, लेकिन अप्रोच कर रहा है अगेन 200 डेमा को। 720 के आसपास का एक पुट राइटर्स का जो जोन है, अगर वो निकल जाता है 720 के ऊपर, तो एक अच्छी खासी जो तेजी है 5%, 6% तक की हम लोग विटनेस कर सकते हैं। 760-770 रुपए तक के भाव आने वाले दिनों में इसमें देखने जरूर मिल सकते हैं सर। ओके। इसके अलावा आबिद साहब का एक सवाल आया है, इनके पास सीएट के शेयर है 2535 रुपए के दाम पर, जो ये 4000 रुपए के दाम पर बेच चुके हैं, और अब ये दोबारा आज के 7% के फॉल के अंदर ये शेयर को ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्या ऐड करें या ना करें? और दूसरा, इनके पास वेंट इंडिया के शेयर हैं करीब करीब 8350 रुपए के दाम पर। आज वेंट इंडिया ऊपर भी है 12%। क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर देखिए, सियाट का जो स्ट्रक्चर है डेफिनेटली, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा सा निगेटिव जरूर है, लेकिन अगर आप सीरियस निवेशक है तो इसका एक स्विंग लो भी जो है वो 3525 रुपए के आसपास का है। यहाँ पे आप खरीदारी अगर करते हैं तो हो सकता है कि एक रिस्क का जो फैक्टर है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बन जाए। यहाँ पे 3520 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अगर आपको लंबे अवधि के लिए ये स्टॉक रखना है यहाँ पे तो जरूर रख सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सीएट का बढ़िया परफॉर्म करता है जिस तरीके से आज की गिरावट है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 सत्र इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन डेफिनेटली लोअर लेवल के ऊपर इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। और अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं अभी फिलहाल, कुछ चंक अगर आपके पास में होगा तो जरूर इसको होल्ड करके चले। ओके। और दूसरा वेंट, WENDT। सर, दूसरा स्टॉक का नाम बताया आपने, वेंट। जी, WENDT। जी, ठीक सर। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने मिला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूअसली जो ये 8-9 हजार की रेंज से जो चलना शुरू हुआ है ये स्टॉक, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यूअसली हायर हाइस के एक फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पे 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है 12,600 के आसपास का। अगर ये लेवल अगर आज के दिन में अगर मेंटेन रहते हैं यहाँ पे तो 13,800 रुपए, 14,400 रुपए तक की रेंजेस जरूर अचीव होते हुए नजर आ सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। डेफिनेटली काफी जो मोमेंटम है वो आने वाले सत्रों में कंटिन्यू देखने मिल सकता है।